हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान में एक छोटा सा खंड है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे 2 खंडों में। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि उस खंड में यानी कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं संवैधानिक रूप से क्या लिखा हुआ है। दूसरे खंड में हम ये चर्चा करेंगे कि वर्तमान में उसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ। ये विवाद वर्तमान का नहीं है, जब से हमारा सिस्टम यानी कि आजादी के बाद से ये सिस्टम शुरू हुआ है संवैधानिक रूप से, जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं तो ये झमेले शुरू हुए। तो सबसे पहले समझिए कि ताजा विवाद क्या था। वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले यह निर्णय दिया है, संवैधानिक बेंच ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल गवर्नर को किसी भी विधेयक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई समय बाध्यता नहीं है और साथ उन्हें यह मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप इतने दिनों के अंदर उस पर स्वीकृति प्रदान करें। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल यदि किसी विधेयक पर स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं 2-4 महीने, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि विधेयक स्वीकृत हो गया या पास हो गया। अब ये मामला कहां से आ गया? कुछ समय पहले यानी कि इस फैसले नवंबर 25 वाले फैसले से कुछ पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दे दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर कुछ महीने तक फैसला नहीं देते हैं तो उसे पास मान लिया जाए। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में कटौती थी या किसी खंड का, विधानमंडल का या सुप्रीम कोर्ट का, एक तरह से राज्यपाल की शक्तियों में अवैध दखल था। अब इसको पूरा डिटेल से मैं समझाऊं तो इसको समझिए कि कोई भी विधेयक जब पास होता है तो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब राज्यपाल की इच्छा के ऊपर है कि वो कब उसे स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है कि स्वीकृति प्रदान ही कर देते। संविधान में उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं बहुधा भारत के बहु राजनीतिक व्यवस्था में एक क्लैश यानी कि समस्या का जड़ बन जाता है। केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, दोनों में कोई समायोजन नहीं है। तो ऐसा देखा गया है ऐसा कि राज्यपाल के द्वारा केंद्र जो है मनमाना हस्तक्षेप करता है। राज्यों को ये हमेशा लगता है कि केंद्र राज्यपाल के द्वारा हमारे मामलों में हमेशा टांग अड़ाता है, होता है। लेकिन क्या संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को सिर्फ इसलिए रखा था कि वो केंद्र के द्वारा राज्य के मामलों में टांग अड़ाए, या अति केंद्रीकृत व्यवस्था का एक अंग बना के रखे? मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो भी नागरिक वो राज्य के नागरिक नहीं होते, वो देश के नागरिक होते हैं। हमारे देश में कोई भी, ठीक है, जैसे मैं बिहार से हूँ, वर्तमान में झारखंड में रहता हूँ, आप यूपी से हैं, हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब में रहते हैं, पंजाब में तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु वाले नागालैंड में रहते हैं। रोजगार या अन्य किसी कारण से लोगों का पलायन होता है, लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। तो हमारे देश में राज्य की तो गारंटी है कि राज्य होंगे, लेकिन राज्य कैसे होंगे, किस स्वरूप में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमारे देश में संविधान में व्यक्ति की जो नागरिकता है वो एकल है, यानी कि देश की नागरिकता है। अब समझिए, बात को समझिए, जब नागरिकता देश की है तो जवाबदेही भी किसकी होती है? देश की होती है, केंद्र की होती है। यही मान करके आप इन सब चीजों को समझिएगा। अब मैंने एक विचार बताया, दूसरा बात बताता हूं, बिहार से शुरू करके या बिहार के थ्रू ही आपको बताता हूं। बिहार में वर्तमान में जो अभी चुनाव हुआ है वो आप देख सकते हैं कि किस किस पार्टी का बहुमत आया है। अब एक पार्टी या 2 पार्टी मिलकर सरकार बना ली है। अब बिहार के दक्षिणी इलाकों में, गया, औरंगाबाद, इस सब इलाकों में कुछ एक ऐसे जनजातीय समूह हैं जिनकी संख्या 10,000, 20,000 है, 5,000 है, हजारों में कुछ। उनकी अपनी कुछ सभ्यता है, संस्कृति है, विशेषता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक
कोई भी विधेयक उनकी सभ्यता संस्कृति को प्रभावित करता है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? सोचकर देखिए, इसकी गारंटी कौन लेगा? बहुमत के बहाव में तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी, तो उसको कौन रोकेगा? तो उसको राज्यपाल ही रोकेंगे। ठीक है। दूसरा, यदि कोई विधेयक इस प्रकार से हो जो हाई कोर्ट के, यानी कि राज्य हाई कोर्ट के या राज्य हाई कोर्ट को प्रभावित करता हो, तो उसे कौन देखेगा? यदि राज्यपाल ये बाध्यता दे दी जाए कि आपको मंजूरी देनी ही होगी, तो एक तरह से विधानमंडल को तानाशाही प्राप्त हो जाएगा, कि उसे पता है कि राज्यपाल को मंजूरी देना ही देना, हमको जो पास करके भेज देंगे कर देंगे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सूक्ष्मता से ध्यान रखते हुए इस बात का पूरा क्या कह सकते हैं, ध्यान रखा कि बहुमत के दबाव में या बहुमत के बहाव में कहीं कोई ऐसी छोटी सी भी चूक न हो जाए कि जनमत उससे प्रभावित हो जाए, संघीय ढांचा प्रभावित हो जाए या संघ का कोई भाग उससे प्रभावित हो जाए। इसीलिए राज्यपाल को विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए कुछ नियम शर्तों के साथ रख दिया गया। ये था ये पूरा जो मैं समझता हूं, जितना मैंने संविधान को समझ पाया है उसके अनुसार ये ढांचा। विवाद यही था कि राज्यपाल किसी भी विधेयकों को मंजूरी दें कि नहीं दें, कितने समय में दें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यदि वो नहीं देते हैं 3-4 महीना तो पास मान लिया जाएगा। वर्तमान में संवैधानिक बेंच ने कहा कि नहीं, राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं है कि वो 3 महीना में दे, 4 महीना में दे, क्या करते हैं। और यदि वो मंजूरी नहीं देते हैं तो मंजूरी नहीं देने का मतलब उसको पास नहीं माना जाएगा। तमिलनाडु से अच्छे सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट बन करके राज्य विधानमंडलों के विधेयकों पर कुंडली मारकर न बैठे, एकदम यही शब्दों में, कुंडली मारकर न बैठे और यथाशीघ्र उस पर फैसला ले। लेकिन समय फिर भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। जब संविधान में जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई कैसे कह सकता है? हालांकि उसने ये जरूर कहा कि आप ये मामले केंद्र, राज्यपाल और विधानमंडल या राज्य सरकार, ये तीनों मिलकर के इस मामले को संवैधानिक पहलुओं के अधीन ही हल करें, इसमें झगड़े झंझट की बात न करें। ये था फैसला सुप्रीम कोर्ट। चलिए आप पढ़ेंगे, आप जाकर के नोटबुक बनाएं और साथ ही जो मानक न्यूज़पेपर आते हैं उन पर इस मामले को जरूर पढ़ें। जो संविधान पढ़ते हैं, जो भारत के संघीय ढांचे को समझना चाहते हैं, जो भारत के वर्तमान राजनीति को समझना चाहते हैं, साथ ही जो भारतीय संविधान के उन विशिष्ट पहलुओं को समझना चाहते हैं जिसके अधीन देश चलता है, उन्हें ये जजमेंट और साथ ही समस्या को पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्या कह सकते हैं, फैसले जो व्यापक पहलू है उस पर तो व्यापक क्या कहते हैं, विचार होते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं उन 2 चीजों पर आपके साथ चर्चा करूंगा जिनसे समस्याएं आ रही थी, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। पहले हमने आपको समस्या बता दिया, मैंने बताया था कि 2 खंडों में होगा, एक समस्या बाद में उसका, या पहले चीजों को अब बाद में समस्या को। तो मैंने पहले ही समस्या को बता दिया कि क्या था, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। अब यहाँ पर आते हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने विषय दिया विधानमंडल के विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति। विधानमंडल के किसी भी विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 200 एंड 200, यही हेडिंग है, यही से विवाद आया था। तो सबसे पहले इसको सही देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 कहता है कि विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विधेयक को, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट भेजा जाएगा, नहीं, सारे विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा, एसएससी वाले को सवाल नहीं पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास विधेयक भेजा जाता है, या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो अनुच्छेद 200। ध्यान रखिएगा। अब जब राज्यपाल के पास विधेयक चला जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। यहां से भी पूछेगा कि जब राज्यपाल के पास विधेयक जाता है तो कितना विकल्प उनके पास होता है? तो उनके पास 4 विकल्प होता है। क्या विकल्प होता है? 4। पहला, स्वीकृति प्रदान कर दे। स्वीकृति प्रदान कर दे, हमने टिक लगा दिया, कानून बन गया।
कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, स्वीकृति से रोक दे, यही बड़ा झमेला था कि रोक दे तो भाई कितना देर रोके, क्या करे, कुछ करे। यहीं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये राज्यपाल का अधिकार है तो उसको रोकेंगे, लेकिन साथ ही यह बोला भी कि भाई ज्यादा दिन तक आप मत रोकिए, समस्या पैदा मत कीजिए। जानते हैं, विधानमंडल से पारित यदि हर एक विधेयक को राज्यपाल रोक दे तो एक तरह से संवैधानिक क्रूरता ही होगी ना, कि भाई काम कैसे होगा। लेकिन मैंने बिहार वाले मामले में बताया कि बहुमत के बहाव में कोई प्रभावित नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, संविधान पढ़ते समय सूक्ष्मता से चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा है कि सदन के पास पुनर्विचार हेतु भेजे, यानी कि जब कोई विधानमंडल से विधेयक पारित हो गया तो राज्यपाल सदन के पास उसे पुनः भेज सकते हैं। जब सदन के पास भेजेंगे तो सदन पुनः पास करके राज्यपाल को भेजता है, तब राज्यपाल उसे स्वीकृति प्रदान कर देंगे। संविधान में यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, स्वीकृति प्रदान कर देंगे। चौथा, राज्यपाल के पास चौथा भेद विकल्प है, क्या है कि राष्ट्रपति के विचारात्मक विधेयक को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दें। अब यहां से सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल सारे विधेयकों को भेज देंगे राष्ट्रपति को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राज्यपाल उन्हीं विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे जो संघीय ढांचा से संबंधित, राज्यपाल को लगता हो कि ये विधेयक संघ के किसी भाग को प्रभावित कर रहा है तो वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक क्रम में बता दूं, जैसे वैसा कोई मामला जो माननीय हाईकोर्ट से संबंधित हो या हाईकोर्ट के अधिकार पर प्रभाव करता हो, वैसा मामला राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। या वैसा कोई मामला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंधित हो, उसको भी भेजा जा सकता है। या ऐसा कोई मामला जो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रभावों को अधिकारों को प्रभावित कर देता हो, उसको भी वो भेज सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई निर्दिष्ट नहीं है, मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है कि किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, लेकिन ये साफ है कि वैसा कोई मामला जो राष्ट्रीय हित का हो, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। परीक्षाओं में यही से सवाल पूछेगा कि राज्यपाल किन मामलों को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सीधा एक लाइन में याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के मामले, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के मामला हो, यानी कि केंद्र की जो राज्य की हैसियत से बाहर का चीज हो, या राज्य का वैसा कोई मामला केंद्र के भाग को प्रभावित करता हो, उसको वो राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सवाल यही पूछता है। अब इन चारों को पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है, राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही सवाल पूछेगा कि राज्यपाल के पास इनमें से कौन सा वीटो होता है, तो वैकल्पिक वीटो। वैकल्पिक वीटो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो राज्यपाल के पास 200 के अधीन 4 मामले होते हैं, ये 4 विकल्प होते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं अनुच्छेद 201। 201 क्या कहता है, जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है और राज्यपाल उसे अनुच्छेद 200 के अधीन राष्ट्रपति को भेज देते हैं, तो अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक, यानी कि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि वो क्या करेंगे। उनके पास 3 विकल्प हैं। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प हैं। कौन कौन? वह स्वीकृति प्रदान करेंगे, प्रदान कर दिए, कानून बन गया, ठीक है। रोक सकते हैं, कानून नहीं बनेगा, ठीक है, बस समझ रहे हैं, रोक सकते हैं। तीसरा विकल्प है कि राज्यपाल के माध्यम से पुनः विधानमंडल को भेजेंगे, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से पुनः विधानमंडल में भेज देंगे और बोलेंगे कि देखिए इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अब विधानमंडल जो विधेयक राष्ट्रपति से आया है राज्यपाल के थ्रू, उस पर 6 महीना के अंदर पुनर्विचार करेगा। यही सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए बिल पर या राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए क्या कह सकते हैं विधेयक पर विधानमंडल कितने महीने के अंदर पुनर्विचार करेगा, तो भैया 6 महीना, याद रखिएगा 6 महीना के अंदर। जिस दिन उनको भेजा गया उससे 6 महीना पर पुनर्विचार आवश्यक है। और यदि विधेयक पुनः पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब
का जिक्र संविधान में नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, उठा के पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फेंक दे भी सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है, ध्यान रखेंगे एकदम एसएससी में या आरआरबी में या नॉर्मली जो पूछेगा हम सीधा पूछेगा। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत कितने अधिकार हैं, तो 3 तरह के विकल्प, अधिकार नहीं 3 तरह के विकल्प है। पहला मंजूरी दे देंगे, दूसरा मंजूरी रोक देंगे, तीसरा राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल को भेज देंगे। विधानमंडल उस विधेयक पर 6 महीने के अंदर पुनर्विचार करेगी और यदि पुनर्विचार करके फिर से भेज दी है तो राष्ट्र संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति क्या करे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे कहां से समस्या शुरू कर लेगा या पूछ लेगा कि एक बार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया तो उस पर फिर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं होता है। आपसे ये पूछेगा कि राज्यपाल क्या करेंगे, कोई अधिकार होता नहीं। अब राष्ट्रपति समझे और विधानमंडल समझे, राज्यपाल सिर्फ बीच में एक ज्वाइंट होगा, उसी के थ्रू आएगा, उसी के थ्रू जाएगा, यही चीज है। तो 200 में राज्यपाल के पास 4 विकल्प, दे दें स्वीकृति, ना दें सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजें और राष्ट्रपति के लिए भेज दें। जब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत 3 विकल्प, दे देंगे मंजूरी, नहीं दे सकते हैं, या पुनः फिर विधानमंडल को भेज सकते हैं। जब विधानमंडल को पास जाएगा 6 महीने के अंदर उसको पुनर्विचार करके भेजना होगा, और यदि एक बार भेज दिए फिर तो उसके बाद ये नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, क्या फिर दोबारा भेजेंगे, तिबारा भेजेंगे, ये भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन सभी मामलों में कोई भी मामला धन विधेयक का नहीं होगा। किसका नहीं होगा, धन विधेयक का नहीं होगा। यही पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि धन विधेयकों पर क्या स्थिति है, तो धन विधेयक पर ऐसा छिछलेदर वाला काम नहीं होता है, इसलिए कि चूंकि राज्यपाल ही उसको प्रस्तुत करवाते हैं, तो जो प्रस्तुत करवाएगा उसको क्यों खत्म करने जाएगा। ठीक है ना, तो धन विधेयक में मामला नहीं होता है। तो ये है संवैधानिक स्थिति, और हमने पूर्व में जो बताया वो वर्तमान विवाद। क्या इसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल कितने समय के अंदर उस पर पुनर्विचार करेंगे, स्वीकृति प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब फिर से मैं दोबारा सुना दूं कि राज्यपाल को आखिर क्यों दिया गया। मैंने पहले भी बोला कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां इसीलिए दी गई हैं कि राज्य विधानमंडल में जनमत और बहुमत के प्रभाव में कुछ वैसी बातें न हो जाए जो देश की अखंडता के प्रभावित कर दे, देश के संघीय ढांचे को प्रभावित कर दे, और साथ ही किसी छोटे से छोटे समूह को प्रभावित करते। क्यों? क्योंकि बहुमत जो होती है वो अलग चीज होती है, सत्ता अलग चीज होती है, और शासन अलग चीज होती है, परंतु देश और देश में बने हुए सारे सिस्टम जो चलते हैं वो अलग एक प्रक्रिया से चलते हैं। लेकिन हमारे देश में नागरिकों के अधिकार जो हैं उसे सुरक्षित रखने का संविधान वादा करता है और दावा भी करता है, इसलिए इन सब चीजों को रखा गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए